देखिए आज हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन सीरीज का अगला टॉपिक और वो है एंगल ऑफ रिपोज। तो देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। देखिए किसी रफ इंक्लाइंड प्लेन का वो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसके लिए उसके ऊपर रखा गया ब्लॉक रेस्ट में रहता है, स्लिप नहीं करता है, वो कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज फॉर द पेयर्स ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। और जिससे थोड़ा सा भी अगर हम एंगल बढ़ा दें तो ब्लॉक नीचे की डायरेक्शन में स्लिप कर जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम फाइंड करेंगे एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले हम शुरू करते हैं कि भाई हमारा ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा है, तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। यहाँ पर हम देखें तो इस ब्लॉक पर नीचे वाली सरफेस एक ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कराएगी, साथ में नीचे की डायरेक्शन में इस ब्लॉक पर एक mg फोर्स लग रहा होगा जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। हमने इस पे अभी कोई भी चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, तो इस पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। तो फिलहाल ये दो ही फोर्सेस इस ब्लॉक पर लग रहे हैं। अब अगर हम इसको धीरे धीरे इंक्लाइन करना शुरू कर दें तो देखिए अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है किसी इंस्टेंट पे, तो यहाँ पर अगर हम सारे फोर्सेस को अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन शो करें तो फोर्स mg का हमें रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, और डाउन द प्लेन हमारा जो फोर्स आएगा वो mg का कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा। परपेंडिकुलर टू प्लेन हमारा जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा mg cos थीटा। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल आएगा, और इस पर अब द प्लेन एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा Fs। स्टैटिक फ्रिक्शन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी ब्लॉक रुका हुआ है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए हमेशा ही mg sin थीटा के बराबर रहेगा और इस ब्लॉक को रोके रखेगा जब तक कि ब्लॉक स्लिप ना करे। रिपोज एंगल बढ़ के अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया है जिसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, और ये ब्लॉक बस स्लिप करने ही वाला है। यहाँ पर फिर से हम देखेंगे कि भाई mg के दो कंपोनेंट एक्ट कर रहे हैं, एक mg sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में अगेन एक स्टैटिक फ्रिक्शन है अप द प्लेन, और परपेंडिकुलर टू प्लेन की अगर हम बात करें तो नीचे एक mg cos थीटा एक्ट कर रहा है और ऊपर काम कर रहा है नॉर्मल फोर्स। तो हमें यहाँ देख पाएंगे कि भी नॉर्मल जो है वो तो mg cos थीटा के बराबर है यहाँ पर, और जो fs है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच चुका है। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की तो उसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसका फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो होता है μs इंटू एन। यानी कि इस सिचुएशन में जब ब्लॉक स्लिप करने वाला है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, और अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू प्लेस कर दें तो ये आएगा म्यू mg cos थीटा। अब देखिए हर इंस्टेंट पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो mg sin थीटा के भी बराबर रहेगा क्योंकि इसको स्लिप करने से रोक रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम कहें कि fs mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है तो mg sin थीटा हम प्लेस कर देते हैं fs की जगह पे, और साथ ही साथ हमारा fs जो है वो म्यू mg cos थीटा के भी बराबर है। mg से mg कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी म्यू एस। सो एंगल ऑफ रिपोज जो हमारा थीटा है इसकी वैल्यू आ रही है tan इनवर्स म्यू एस। से हमें क्या बेनिफिट होगा जो अभी हमने पढ़ा, हम कुछ कंक्लूजन्स फाइंड करते हैं जिसकी हेल्प से हम कुछ न्यूमेरिकल्स को बड़े इजीली कर पाएंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें, जो हमने देखा कि अगर tan थीटा बराबर हो जाता है म्यू एस के तो यहाँ पर ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं चलेगा, स्लिप नहीं करेगा, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, tan थीटा की वैल्यू अगर म्यू एस से कम है तभी ब्लॉक इसके ऊपर रखा रहेगा, और यहाँ पर हम कह पाएंगे कि भाई एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। और फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें कि अगर tan थीटा ग्रेटर हो जाता है म्यू एस से तो ब्लॉक स्लिप करेगा, ब्लॉक स्लिप्स डाउन। तो हम देखेंगे कि नीचे की डायरेक्शन में हमारा फोर्स mg sin थीटा एक्ट कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है एफ के, जिसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं म्यू के इंटू एन होता है, और यहाँ पर एन की वैल्यू mg cos थीटा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे जो लग रहा है उसका वैल्यू आएगा म्यू के mg cos थीटा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो इसमें नीचे की तरफ स्लिप करेगा यानी mg sin थीटा की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स आएगा उसका वैल्यू रहेगा mg sin थीटा माइनस का म्यू के
mg cos थीटा। ये नेट फोर्स आ गया और इस नेट फोर्स को हम अगर डिवाइड करें मास से तो ये हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो देखिए इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से हम ये अगर tan थीटा और म्यूस का कंपैरिजन करें तो हमें पहले ही पता लग जाएगा कि ब्लॉक स्लिप कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं कि ब्लॉक को हमने टॉप से छोड़ दिया इंक्लाइन प्लेन पर, तो बताइए नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि ब्लॉक स्लिप कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है तो एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा, और स्लिप करेगा तो हम इस तरीके से एक्सेलेरेशन निकाल के ये भी फाइंड कर सकते हैं कि ब्लॉक को नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा, जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये एंगल ऑफ रिपोज वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके फिजिक्स के कंसेप्ट को स्ट्रेंथन कर रहा है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।